नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा राघव। और अब रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही 35 अग्निशमन वाहनों के फ्लैग ऑफ भी किया। इस बीच विभाग की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 7 साल में विभाग के आधुनिकीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साथ ही समयबद्ध तरीके से विभाग में अधिकारियों की तैनाती की गई है और इसके परिणाम सभी के सामने भी हैं। पहले अफसर उद्यमी एनओसी को लेकर शिकायतें किया करते थे। हमने उसमें कई बदलाव कर उसे सरल भी किया और यही वजह है कि पिछले कुछ साल से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। योगी ने कहा कि फायर टेंडर के रिस्पांस टाइम को कम से कम करने पर जोर होना चाहिए ताकि जनधन की हानि को कम से कम किया जा सके। हम सब जानते हैं कि संकट के समय अग्निशमन सेवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हीं सबको ध्यान में रख करके 1944 में प्रदेश में अग्निशमन विभाग का गठन होता है और पिछले आपने देखा होगा कि 1947 से यानी 1944 से लेकर के 2017 तक 73 वर्षों में जितने फायर स्टेशन स्थापित हुए 288 फायर स्टेशन कुल स्थापित हो पाए। हम लोगों ने मात्र 7 वर्ष में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किए। अग्निशमन से जुड़े हुए कानून में व्यापक रिफॉर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में आज अग्निशमन विभाग प्रदेश की इमरजेंसी सेवाओं में एक बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। 2017 से 18 के बीच प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 1400 करोड़ रुपए इस विभाग को अपनी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उपलब्ध करवाए। हम सब जानते हैं मिर्जापुर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की इकाई पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा मिर्जापुर के सदर तहसील में ग्रामीण पत्रकारों के लिए एक वार्तालाप कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और जिलाधिकारी प्रियांक निरंजन समेत कई अतिथिगणों ने किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खबरों का आकार विस्तृत हो गया है, लिहाजा पत्रकारों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये भी कहा है कि तथ्यपरक खबरों की शिनाख्त करके ही आमजन तक पहुंचाएं ताकि वो किसी अफवाह से बच सके। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय पत्रकारों और भारत सरकार के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। कार्यक्रम में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 100 से ज्यादा पत्रकारों ने हिस्सा लिया था। मंत्रालय भारत सरकार की ये खास पेशकश है वार्तालाप, जो हमारे जनपद भर के पत्रकारों को भारत सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारे जनपद मिर्जापुर के सभी पत्रकारों को, खासतौर से ग्रामीण पत्रकारों को, वार्तालाप की इस पहल के माध्यम से सरकार के तमाम प्रयासों के बारे में अहम जानकारियां साझा की जाएंगी। ये जो वार्तालाप कार्यक्रम है, जो भारत सरकार का हमारा PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके द्वारा ये कार्यक्रम था। वार्तालाप का मूल उद्देश्य ये है कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, और उसकी जानकारी जो पत्रकार हैं, खासतौर से ग्रामीण पत्रकार जिनकी सूचना नहीं मिल पाती है, तो उनसे जरूर संवाद करना, डायरेक्ट संवाद करना। और इसीलिए इसमें भारत सरकार के जो मंत्री हैं, भारत सरकार की जो हमारे जिलाधिकारी प्रतिनिधि के रूप में हैं,
तो उनको बुलाया जाता है। मंत्रालय भारत सरकार तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। गठबंधन के तहत अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन अब एआईएमएम की तरफ से एक ऐसी घोषणा कर दी गई है जो इस गठबंधन की नींद उड़ा सकती है। दरअसल एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में नेता सैयद असीम वकार ने कहा है कि उनकी पार्टी यूपी की कई सीटों पर प्रत्याशी उतारने पर विचार करने जा रही है। असीम वकार ने अपने बयान में ये कहा है कि जिन भी सीटों का जिक्र किया गया उन सभी सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनाव प्रभावित करते हैं। असीम वकार ने कहा कि इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह से लगातार एआईएमआईएम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब के लिए नफरत दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है। हम मुरादाबाद, फिरोजाबाद, संभल, बदायूं, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए विचार भी कर रही हैं। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार एआईएमआईएम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। भारतीय जनता पार्टी में नवीन जैन को राज्यसभा सांसद के रूप में प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। सांसद बनने के बाद नवीन जैन आज पहली बार आगरा पहुंचे। रमाणा कट फतेहाबाद रोड पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। बीजेपी के जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता उनका स्वागत करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए पहले विधानसभा में गुंडा माफिया और भ्रष्टाचारी बैठा करते थे, लेकिन अब विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। देखो, मैं अपने देश के बहुत ही लोकप्रिय है, जिन्होंने विश्व के अंदर भारत की पहचान बनाने का काम किया। हमारे देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी और हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, इन सब का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को, जिसने वार्ड अध्यक्ष से लेके अपनी राजनीति की शुरुआत करी, पार्षद बने, द्वारा पार्षद बना, फिर डिप्टी मेयर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मैं कोषाध्यक्ष रहा, उसको छोटे कार्यकर्ता जो जमीन से उठकर आया, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी राज्यसभा की सांसद के रूप में दी है। मैं उन सबका नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने वोटर्स को लुभाने में जुटी हुई है। राजनेता एक दूसरे पर अपने जुबानी तीरों से तीखे वार कर रहे हैं। हाल ही में राज्यसभा चुनाव को लेकर हुई क्रॉस वोटिंग भी बड़ा मुद्दा बन गया है। अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस मिलने का मामला भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। चुनाव से पहले इस नोटिस को सपा ने साजिश माना है। इस मुद्दे पर गुरुवार को मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरते हुए उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। मैनपुरी में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि मैं समझती हूं कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मजबूत स्थिति में है, जो भाजपा द्वारा की जा रही हरकतें दर्शाती है कि उनकी तैयारी नहीं है। वो गठबंधन का जो ताकत है उससे डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज बेरोजगारी की आप हालत देख लीजिए। आज हमारी जो नौकरियां निकलती हैं, लगातार पेपर लीक होते हैं या कराए जाते हैं, जिससे कि युवाओं को रोजगार ना मिल पाए। आज हमारी अग्निवीर योजना देख लीजिए आप,
जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, जो हमारे जो गांव की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो नष्ट हुई है अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर। तो मैं समझती हूँ जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं आज प्रदेश में, आज भी लगातार न जाने कितनी घटनाएं रोज महिलाओं के संग हो रही है और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो मैं समझती हूँ आने वाले चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, हमारे संविधान को बचाने के चुनाव है। आज बेरोजगार ग्रेटर नोएडा के थाना रघुपुरा कोतवाली क्षेत्र के खेड़ली गांव में बुधवार को शादी समारोह के हर्ष फायरिंग के दौरान युवक को गोली लग गई थी, जिससे वो घायल हो गया। घायल जिशान को ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दानिश को कब्जे में लेने के बाद घटना में इस्तेमाल किया हुआ अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। रघुपुरा पुलिस ने सर्विलांस की सहायता से आरोपी को घटना के 6 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। तो खबर बिजनौर के चांदपुर मोहल्ले से है, जहां पर एक मारपीट का मामला सामने आया है। होटल के कर्मचारी से आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि होटल कर्मचारी होटल कर्मियों के साथ किस तरीके से मारपीट कर रहा है। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा केंद्रीय कारागार और जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कारागार के अस्पताल में भर्ती कैदियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है और कैदियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। इस बीच निरीक्षण में सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिला कारागार में वृक्षारोपण का काम किया। इस अवसर पर संबंधित जेल अधीक्षक भीमसेन कुमुद और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ताज नगरी आगरा की, जहां पर आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू खाने और सिगरेट पीने वालों के खिलाफ अभियान चला दिया है। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के आदेश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने को लेकर सतर्क किया और साथ ही अस्पताल में धूम्रपान और तंबाकू खाने वालों के चालान भी काटे और इनको शपथ भी दिलाई है। साथ ही इस अभियान के बाद जिला अस्पताल में तंबाकू खाने और सिगरेट पीने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की यह अभियान आगे भी जारी रहेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बार फिर यमुना विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। दरअसल जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर रोक है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों के द्वारा जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया है। दयांतरपुर स्थित यमुना प्राधिकरण की 60 मीटर रोड और यमुना एक्सप्रेसवे की इंटरचेंज रोड पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। यमुना प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और उप जिलाधिकारी जेवर अभय कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर अजय कुमार शर्मा और जेवर थाने के पुलिस मौके पर मौजूद रही। अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से 60 मीटर रोड के अंतर्गत आ रही लगभग 85,000 वर्ग मीटर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 125 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अतिक्रमणकारियों द्वारा बाउंड्री आदि करके सड़क का निर्माण अवरोध कर दिया गया था, जिससे प्राधिकरण की टीम द्वारा ध्वस्त कराकर कब्जा मुक्त कराया गया है। फिलहाल डेली उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।